सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं 20th सेंचुरी बॉयज़ का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। एंड अगर आप सभी ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो फिर पहले जाकर उसे देख लीजिए। सो अब तक हमने देखा था कि केंजी अपने कर्जदार शिकिशिमा के घर जाता है और वहाँ पे उसे एक सिंबल के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। पर केंजी इस सिंबल को अच्छे से पहचान नहीं पाता है और वही सिंबल एक फ्रेंड नाम के बंदे के पास भी था जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। और इसी दौरान पुलिस को एक ऐसे नौजवान लड़के की लाश मिलती है जिसके पूरे शरीर पे कोई भी चोटों का निशान नहीं था पर उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बंदा उसी इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ता था जिसका प्रोफेसर केंजी का कर्जदार शिकिशिमा था। अब यहाँ पे केंजी उसी सिंबल को याद करने लगता है। फिर इसके बाद वो अपने दोस्त डोंकी की शादी में जाता है और वहाँ पे वो अपने सभी बचपन के दोस्तों से उस सिंबल के बारे में पूछता है पर किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर केंजी अपने दोस्त की शादी में गाना गाने लगता है। सो अभी इस एपिसोड में हम देखते हैं कि 1969 में केंजी और उसके दोस्त ये अनुमान लगा रहे होते हैं कि अगर धरती पे कुछ बहुत ही खतरनाक हमले होंगे तो वो सब क्या करेंगे। यहाँ पे ये लोग धरती पे हमला होने का बहुत सारा एग्जाम्पल्स देने लगते हैं, जैसे कि अगर स्पेस से एलियंस धरती पे हमला कर दे तो, और अगर सूरज फट के पूरे धरती को डिस्ट्रॉय करने लगा तो, और अगर वर्ल्ड वार 3 होकर एटॉमिक बम धरती पे फटने लगा तो, और अगर एक बहुत ही बड़ा मीटियोरॉइड धरती पे गिर गया तो। और यहाँ पे इन लोगों के ये सभी क्वेश्चंस पे केंजी सिर्फ एक ही आंसर देता है, मैं फाइट करूँगा, कुछ भी हो जाए पर मैं फाइट करूँगा। फिर तभी मारुओ कहता है कि क्या तुम आखिर कैसे फाइट कर सकते हो केंजी। फिर योशित्सुने भी कहता है कि और तो और एक एटॉमिक बम और मीटियोरॉइड के अगेंस्ट। फिर केंजी कहता है कि वेल देखो मैं फाइट करूँगा, देखो अभी हम बच्चे हैं पर जब हम एडल्ट्स होंगे तब हम ये कर लेंगे, क्यों है ना ओर्सो। और यहाँ पे ओर्सो बहुत ही ध्यान लगाकर रेडियो सुन रहा होता है और तभी केंजी कहता है कि तुम फिर से इंग्लिश रेडियो सुन रहे हो है ना ओर्सो। फिर ओर्सो कहता है कि ये फ़ैन है। फिर केंजी कहता है कि ये फ़ैन हो या हैन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाता हूँ, इससे अच्छा तो कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स लगा लो। फिर ओर्सो कहता है कि मेरा पड़ोसी नाकामुरा हमेशा फ़ैन को सुनता है। फिर केंजी कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसे भी वो समझ नहीं आता होगा। फिर तभी ओर्सो कहता है कि तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा, अमेरिका में इस समर कुछ बहुत ही कमाल हुआ है। फिर केंजी कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर ओर्सो कहता है कि एक कॉन्सर्ट पे अराउंड 5 लाख लोग शामिल थे। अब इसे सुनकर सभी लोग शौक होते हैं। फिर तभी केंजी कहता है कि आखिर एक कॉन्सर्ट पे 5 लाख लोग क्या कर रहे थे, क्या वो बोन ओडोरी डांस करने आए थे क्या। फिर तभी ओर्सो उस रेडियो को बजाता है और तब कुछ आवाज़ें आने लगती है और तब केंजी कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी साउंड है। फिर ओर्सो कहता है कि ये रोलिंग स्टोन है और तभी मारुओ कहता है कि वो मुझे तो इसके बारे में पता है। फिर योशित्सुने कहता है कि रोलिंग स्टोन तो मैनुअल 1 मांगा पे उस प्रोटैगनिस्ट ने अटैक किया था। फिर ओर्सो कहता है कि नहीं, असल में वो जंपिंग जैक फ्लैश है। फिर योशित्सुने कहता है कि क्या जंपिंग जैक फ्लैश, मैंने तो इस अटैक के बारे में कभी भी नहीं सुना। और यहाँ पे केंजी बहुत ही हैरानी से उस सॉन्ग को सुनता है और वो सोचता है कि जब मैंने उस सॉन्ग को पहली बार सुना था तब से पता नहीं क्यों मुझे वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। और फिर 3 साल बाद स्कूल में केंजी एक झाड़ू को गिटार की तरह बजाकर गाना गाने लगता है और यहाँ पे उसकी क्लासमेट्स उसे समझाने लगती है कि बेवकूफ़ों जैसी हरकतें मत करो केंजी कुन और चुपचाप साफ सफाई करने लगो, नहीं तो मैं टीचर को बुला दूंगी। पर केंजी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और अपना गाना गाने ही लगता है। और तभी उसकी दूसरी क्लासमेट केंजी को देखकर थोड़ा हंसने लगती है जिससे केंजी शांत होता है और फिर वो लड़की चली जाती है। और फिर यहाँ पे केंजी अपनी माँ को उसे गिटार दिलाने को कहता है। अब यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि क्या गिटार चाहिए, क्यों अब तुम बार्स में गिटार बजाने वाले हो क्या, देखो हम एक दारू की दुकान चलाते हैं इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करने में ध्यान दो। फिर केंजी कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे गिटार दिला दीजिए ना मम्मा। फिर उसकी माँ कहती है कि ये फालतू की बकवास बंद करके चुपचाप डिलीवरी करने जाओ। फिर केंजी अपने 4 महीने की पॉकेट मनी को सेव करके 4000 येन का गिटार खरीदता है और यहाँ पे वो बहुत ही खुश होकर स्कूल जाने लगता है। और तभी उसे रास्ते पे वही लड़की मिलती है, वो इसका नाम होता है यमागुची। अब यहाँ पे यमागुची उसे कहते हैं कि आखिर तुमने गिटार खरीद ही लिया, तुम हमेशा झाड़ू से ही प्रैक्टिस करते थे और तुम इसे बचाते क्यों नहीं। फिर केंजी कहने लगता है कि ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जंपिंग जैक फ्लैश के बारे में तो पता होगा। फिर यमागुची कहते हैं कि ओ तो तुम रोलिंग स्टोन बचा सकते हो। फिर केंजी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है यमागुची। फिर यमागुची कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली ये तो बेसिक है। फिर केंजी उसे बचाने लगता है
पर उसे वो बच नहीं रहा था। और तब यमागुची हंसने लगती है। फिर केंजी कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। फिर यमागुची कहते हैं कि अगर तुम और ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, जब तक तुम्हारी फिंगर टिप्स हार्ड और स्मूथ ना हो जाए, तो तब तुम इसे अच्छे से बजाने लगोगे। और सभी गिटार अलग अलग होते हैं। तुम शायद एक इलेक्ट्रिक गिटार को तो खरीद नहीं सकते होगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर अगर तुम्हें जंपिंग जैक फ्लैश बजाना है तो नॉर्मली तुम्हें एक फॉल्क गिटार खरीदना होगा। फिर केंजी कहता कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, ये भी तो एक गिटार ही है ना। फिर यमागुची कहते हैं कि एक क्लासिक गिटार है। और इसे सुनकर केंजी की तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे गिटार के टाइप्स के बारे में तो पता ही नहीं था। और फिर वो ऐसे ही दिन भर अपने क्लासिक गिटार को बजाते रहता था। फिर हम 1979 का सीन देखते हैं जिसमें केंजी अपने दोस्त स्पाइडर के साथ बैठा था। यहाँ पे स्पाइडर कहता है कि क्या अभी कोई भी जंपिंग जैक फ्लैश बजाता ही नहीं है क्या। फिर केंजी स्पाइडर से पूछता है कि सो स्पाइडर, अब तुम अपना मेजर डेब्यूट करने वाले हो, है ना। फिर स्पाइडर कहता है कि हाँ, पर वो बैंड बहुत ही यूजलेस है। फिर केंजी कहता है कि क्या यूजलेस, पर वो तो बेस्ट बैंड है ना। फिर स्पाइडर कहता है कि वहाँ पे एक भी अच्छा गिटारिस्ट नहीं है। फिर केंजी अपने आप को ही दिखा के कहता है कि अरे है ना, जरा अच्छे से सोचो। फिर स्पाइडर कहता है कि ऐसे गिटारिस्ट जो कि केथ रिचर्ड्स और मिक टेलर जैसे सॉन्ग को बजा सके, ऐसे बंदे मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। केंजी, आखिर तुम बैंड क्यों बजाते हो। फिर केंजी कहता है कि 5 लाख लोग साथ मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही होगा, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा अगर मैं जापान के सबसे बड़े स्टेज बुडोकान पे फुल हाउस परफॉर्मेंस दे सकूँ। फिर स्पाइडर कहता है कि क्या बुडोकान पे फुल हाउस, क्या तुम सीरियस हो क्या। फिर केंजी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर स्पाइडर कहता है कि बुडोकान पे फुल हाउस, हाँ, शायद मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और फिर 3 साल बाद स्पाइडर बुडोकान पे फुल हाउस परफॉर्मेंस कर देता है। और केंजी अभी भी नल्ला होकर बैठा था। फिर यहाँ पे प्रिजन सीन में केंजी सोते हुए बड़बड़ा रहा था कि मैंने फिर से कारोकी गाया, और तो और मैंने गार्चा मैन भी 3 बार गाया। और तभी काना केंजी की उंगली को पकड़ता है। फिर केंजी कहता कि मेरी उंगलियां बहुत साल पहले हार्ड और स्मूथ थी काना। फिर यहाँ पे सुबह सुबह केंजी अपना दुकान साफ करने लगता है। और तभी यमागुची उसे बुलाती है और फिर वो कहती है कि तो तुम अपनी बहन के बच्चे को संभाल रहे हो, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। फिर केंजी कहता है कि ये उतना मुश्किल भी नहीं होता, और आखिर उससे गिनने के बाद तुम्हारा कितना हो गया। फिर यमागुची कहती है कि ये मेरा तीसरा बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा स्कूल जाने लगा है। फिर केंजी कहता है कि अपने पति को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। फिर यमागुची कहती है कि और तुम्हें भी जल्दी से किसी को ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए केंजी कुन। फिर यमागुची जाते वक्त कहती है कि केंजी कुन, क्या तुम अभी भी गिटार बजाते हो क्या। फिर केंजी कहता है कि नहीं, और ये देखो अभी मेरी उंगलियां बहुत ही सॉफ्ट और स्क्विशी हो चुकी है। फिर यहाँ पे फ्रेंड सभी से कहता है कि आज मैं तुम सभी को एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। अब ये दुनिया बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है, पर यहाँ पे तुम सभी मेरे साथ बच जाओगे। और फिर वहाँ पे वो सभी लोग फ्रेंड की नारा लगाने लगते हैं। फिर अगले सीन में मारुओ केंजी की दुकान पे आके उसे बुलाने लगता है। और यहाँ पे मारुओ बहुत ही थका हुआ दिख रहा था, इसलिए केंजी कहता है कि तो अब क्या तुमने फाइनली रनिंग करना चालू कर दिया है क्या मारुओ। फिर मारुओ कहता है कि उसे छोड़ो, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या। और फिर वो वहाँ से न्यूज़पेपर निकालने लगता है। और यहाँ पे वो उसे पेपर दिखाकर कहता है कि डोंकी मर चुका है। वो यहाँ पे ये डोंकी इन लोगों के बचपन का ही एक दोस्त होता है जो कि इंडस्ट्रियल हाई स्कूल का ही एक इंस्ट्रक्टर था, और इसने स्कूल के छत से ही छलांग मार के सुसाइड कर ली थी। फिर यहाँ पे हम फिर से इनका बचपन देखते हैं जिसमें हम डोंकी को भी देखते हैं। यहाँ पे डोंकी का घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और उसके इतने छोटे से घर पे उसके बहुत सारे भाई बहन रहते थे, और उसकी माँ को नॉन स्टॉप उन सब के कपड़े को साफ करना पड़ता था। और डोंकी हमेशा अपने टॉवल से अपना नाक पोंछता था। और यहाँ पे वो वहाँ के सबसे बुरे ट्विंस यानबो और मानबो का पंचिंग बैग था। और उस टाइम पे अगर किसी के पास भी साइकिल नहीं थी तो उसकी कोई औकात नहीं होती थी। फिर यहाँ पे केंजी और उसके दोस्त जीजी बाबा तक रेस लगाने की सोचते हैं। वो जीजी बाबा का मतलब होता है बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत। ये नाम केंजी और उसके दोस्तों ने ही रखा है क्योंकि उस दुकान को एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत मिलकर चलाते थे। हालांकि अभी वहाँ की बूढ़ी औरत गुजर चुकी है। और ये कैंडी स्टोर है जहाँ पे केंजी और उसके दोस्त कैंडी खाने जाया करते हैं। और जब वो सभी लोग कैंडी खा ही रहे थे तभी वो लोग डोंकी को पेड़ के पीछे देखते हैं, और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर मारो कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो डोंकी है। और तभी केंजी कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलते हैं, नहीं तो डोंकी अपना गंदा टॉवल हम पे फेंक देगा। और फिर सभी लोग साइकिल लेकर भागने लगते हैं, और फिर डोंकी भी दौड़ के उनके पीछे पीछे आता है। और इस टाइम पे डोंकी जब अपने जूते उतारता था तब उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और फिर वो लोग साइकिल चलाते चलाते एक खदान की तरफ चले जाते हैं। उस खदान पे काम करना बाकी ही था।
और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि उसमें पानी पड़ने की वजह से पानी का खड्डा हो चुका था। और तभी यहाँ पे योशित्सु ने कहा कि योशिदा के दोस्त ने कहा था कि उसने इस खदान पे बहुत ही बड़ा बड़ा फैलाव देखा था। फिर केंजी कहता कि मुझे पता था वो यहीं पे है, एक जाइंट स्नेक फिश। फिर मारो कहता कि क्या तुम श्योर हो केंजी? फिर केंजी कहता कि तुम बस देखो कि मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ। फिर मारो और केंजी उसे पकड़ने के लिए नीचे जाने लगते हैं, पर योशित्सुने नहीं आ रहा था। इसलिए केंजी उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो योशित्सुने, जल्दी से नीचे आओ। फिर योशित्सुने कहता कि मैं यहीं से बैठ कर देखूंगा। फिर मारो कहता कि अबे डरपोक जल्दी से नीचे आ। फिर केंजी कहता कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे केंजी और मारो अपना चारा डालने लगते हैं, पर वहाँ से कुछ नहीं आ रहा था। और तभी मारो कहता कि क्या वो सच में यहीं पे है ना? फिर केंजी कहता कि सब लोग कहते हैं कि वो यहीं पे है और उसे यहीं पे होना चाहिए। अगर हमने इस खदान में से उस मछली को पकड़ लिया तो हम एक हीरो बन जाएंगे। फिर मारो योशित्सुने से पूछता कि ओए, योशिदा के दोस्त ने इसके बारे में क्या कहा था कि वो कितना बड़ा था? फिर योशित्सुने कहता कि उसने कहा था कि वो 2 मीटर बड़ा था, इतना बड़ा कि वो तुम्हें इजीली खा सकता है। और तभी वहाँ पे डोंकी आ जाता है। फिर योशित्सुने कहता कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? क्या तुम हमारी साइकिल चुराने आए हो क्या? यहाँ से चले जाओ डोंकी। फिर तभी केंजी और मारुओ दौड़ के ऊपर जाने लगते हैं। अब यहाँ पे मारुओ ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर केंजी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो मारुओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर मारुओ कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। फिर केंजी कहता है कि क्या? और फिर वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों खड्डे की तरफ गिरने लगते हैं। और ऐसे वो लोग ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे। फिर योशित्सुने कहता कि अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर केंजी कहता कि जल्दी से किसी को बुला के ले आओ। फिर योशित्सुने कहता कि पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो हाँ, मैं जल्दी से उस झोपड़ी पे जाके कोई एडल्ट को बुला के लाता हूँ। और फिर वो साइकिल चला के जाने लगता है, पर वो अच्छे से जा नहीं पा रहा था। और तभी डोंकी बहुत ही तेजी से वहाँ जाने लगता है, पर वहाँ पे कोई भी एडल्ट नहीं था। इसलिए डोंकी सिर्फ एक रस्सी लेकर आता है और फिर वो लोग उस रस्सी को बांधकर उनकी तरफ फेंक देते हैं, पर वो रस्सी ज़्यादा लंबी नहीं थी। और तभी डोंकी अपना टॉवल निकालकर उस टॉवल को रस्सी से बांधकर उनके ऊपर फेंक देता है और उस टॉवल को पकड़ के वो लोग ऊपर आ जाते हैं। फिर केंजी और मारुओ डोंकी को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहने लगते हैं और उस दिन से ही वो लोग साइकिल चलाना छोड़कर डोंकी के साथ दौड़ते थे। फिर यहाँ पे प्रिजन सीन में केंजी डोंकी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए रेडी होता है और तभी उसे जमीन पे एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है और वो लेटर और किसी ने नहीं बल्कि डोंकी ने ही लिखा था। यहाँ पे लिखा था कि तुमसे बात करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है केंजी-गुन, और कैसे हो तुम? वेल, मैं तो ठीक हूँ और तुम्हें इस तरह से लेटर लिखकर भेजने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या तुम्हें इस सिंबल के बारे में याद है? सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।